Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और जितने भी टीचिंग की जॉब्स हैं उसमें पेडागोजी पोर्शन को प्रिपेयर कर रहे थे, जिसमें हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ था और सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम सिगमंड फ्रॉइड की एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन और इसको समझेंगे भी, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। नो डाउट इन एवरी पीपीएससी एग्ज़ाम देयर इज़ कंपल्सरी 1 मार्क्स फ्रॉम फ्रॉइड्स थ्योरी, तो आप लोगों को इसे अच्छे से सुने, समझें और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज आप लोगों का मैं पढ़ के उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो जो सिगमंड फ्रॉइड थे, ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट, इन्होंने पर्सनालिटी की हमें 3 पार्ट्स बताए, यानी कि जो एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी है उसको इन्होंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। जब सबसे पहले जो पर्सनालिटी का पार्ट है उसे इड का नाम दिया। This aspect of personality is entirely unconscious and includes instinctive and primitive behavior. तो इड जो है, अगर मैं एज के लिहाज से आप लोगों को समझा सकूं तो इड जो पर्सनालिटी का एस्पेक्ट है वो बिल्कुल अनकॉन्शियस है और ये बिल्कुल जो हमारे पास अर्ली स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। जैसे आपने बहुत सारे केसेस में छोटे बच्चों को देखा होगा कि अगर वो किसी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं तो उन्हें हर हाल में वो चीज़ चाहिए, ठीक है। इस एस्पेक्ट को सोचे बिना कि वो उनके लिए कितनी जो है ख़तरनाक हो सकती है, या वो फिनंशियली तौर पर या मॉरली तौर पर उनके लिए ठीक नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जब ज़िद करते हैं तो वो इस चीज़ को भी खातिर नहीं रखते कि रात का टाइम है या दिन का टाइम है, इस वक्त शॉप्स ओपन हैं या नहीं है, उन्हें बस वो चीज़ चाहिए। जैसे छोटे केस में अगर बच्चा भूख की वजह से रोता है, दूध की वजह से रोता है, तो उस वक्त तक रोता रहता है जब तक आप उसे दूध दे नहीं देते। इस केस के अंदर इड के अंदर जो पर्सनालिटी है, इसके अंदर जो भी बच्चे या जो भी पर्सनालिटी फॉल कर रही होती है, इसे आप समझा नहीं सकते, इसे आप बता नहीं सकते। इन्हें खामोश कराने का, इनको जो है इनकी जो डिज़ायर जब तक आप पूरी नहीं करेंगे तब तक ये खामोश नहीं होंगे, अपने बिहेवियर को ये बार बार दोहराते रहेंगे। द इड इज़ ड्राइवन बाय द प्लेयर प्रिंसिपल, ठीक है। एक और इसकी इम्पॉर्टेंट बात कि इड जो है वो प्लेयर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि उन्हें जो चीज़ चाहिए वो उसी वक्त उन्हें मिलनी चाहिए, ठीक है। उस बच्चे को जो चीज़ उसने लेनी है, हासिल करनी है, तो लाजमी ही उसे चाहिए, उसे इसके अलावा और कोई ऑप्शन से मनाया नहीं जा सकता। विच स्ट्राइव्स फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ ऑल डिज़ायर्स, वांट्स एंड नीड्स, उसमें बच्चे को इमीडिएट उसकी जो डिज़ायर है, वांट है, नीड है, उसका सलूशन चाहिए। इफ़ दीज नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड इमीडिएटली द रिज़ल्ट इज़ अ स्टेट ऑफ एंग्जाइटी और टेंशन, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो ज़रूरियात हैं, उसे फ़ौरन पूरा नहीं करेंगे, तो क्या होगा, बच्चे के अंदर टेंशन, एंग्जाइटी पैदा होगी, वो बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा, वो ख़ुद डिस्टर्ब होगा और उस वक्त तक वो ख़ुद डिस्टर्ब रहेगा और अब आपको डिस्टर्ब करेगा, या अपने जो जिनके साथ उसकी अटैचमेंट है, जो उसके माइक्रो सिस्टम के अंदर लोग रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको तंग करता रहेगा जब तक उसकी डिज़ायर पूरी नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं जो इड है पर्सनालिटी का बिहेवियर वो टोटली क्या है, अनकॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। उसके बाद आ गया जो नेक्स्ट पर्सनालिटी का हमारे पास इसका एलिमेंट है वो है ईगो। द ईगो इज़ पर्सनालिटी कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद रियलिटी। अब यहाँ एज थोड़ी सी जो हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड से कुछ बच्चे जो मिडिल चाइल्डहुड में आ जाते हैं, तो उस एज में आ जाते हैं जहाँ आप बच्चों को थोड़ा समझा सकते हैं
और बच्चे ख़ुद भी रियलिटी को समझते हैं कि अगर उन्हें रात को किसी चीज़ की ख्वाहिश की है तो आप उन्हें समझाते हैं, या वो ख़ुद भी इस चीज़ को जानते हैं कि रात में शॉप्स बंद होंगी तो अभी तो ये चीज़ नहीं मिल सकती, तो सुबह ये चीज़ इनको मिल जाएगी, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। The ego operates based on the reality principle which strives to satisfy the its desire in realistic and socially appropriate ways। तो वो लोग जो ईगो वाली स्टेज के अंदर होते हैं वो रियलिटी प्रिंसिपल को समझते हैं, वो देखते हैं जो आपकी डिज़ायर है, जो एड्स के अंदर किसी भी जो वो तमाम डिज़ायर जो एड्स के अंदर पैदा हो रही हैं वो ईगो की स्टेज के अंदर भी अगर किसी के अंदर पैदा हो रही हैं तो वो उस वक्त तक का वेट करते हैं जो कि क्या तरीका बेहतर है, ठीक है ना। रियलिटी क्या है, जैसे मैंने आपको बताई सिचुएशन बताई कि रात के केस में तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि रियलिटी ये है कि सुबह ही शॉप्स ओपन होंगी और सुबह ही चीज़ मिलेगी। और सोशली अप्रोप्रिएट वेज का क्या मतलब है कि अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो चोरी करके या फ़ौरन उठा के वहाँ से किसी के हाथ से छीन के नहीं खाएगा। उसको एक जो हमारे सोसाइटी के एक मैनर्स हैं कि उसे परचेज़ करके या किसी से इजाज़त लेके ही वो चीज़ उसकी इस्तेमाल कर सकता है। तो ईगो जो है वो आपकी जो है कॉन्शियस वे पे काम करती है, चीज़ें बच्चा समझ रहा होता है, उसके ऊपर देख रहा होता है, उसे सोशली तौर पर कल्चरली तौर पर ऑब्ज़र्व करने के बाद उसके ऊपर रिएक्ट करता है। थर्ड जो एलिमेंट्स है पर्सनैलिटी का वो है सुपर ईगो। ये रियलिटी से भी नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है। आप कि द सुपर ईगो ट्राइज टू परफेक्ट एंड सिविलाइज आवर बिहेवियर, ठीक है, कि वो रियलिटी से भी आगे जाके मॉरली तौर पर बच्चा इस स्टेज में इतना परफेक्ट हो जाता है कि अगर रियलिटी में वो कहीं से कोई चीज़ बच भी रही है, ठीक है, रियल चीज़ों से वो हट भी रहा है, तो वो ख़ुद अपने आप को प्रेजेंट कर देता है कि ख़ुद को प्रेजेंट कर देता है किसी काम को करने के लिए। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी के अंदर परफेक्शन आ जाती है बच्चे की हर लिहाज से। इट सप्रेसेस ऑल इट्स अनएक्सेप्टेड acceptable urges and struggles to make the ego act upon idealistic standards rather than on realistic principles। तो ये ईड के अंदर पैदा होने वाली जितनी भी अर्ज हैं, नीड्स हैं, आपकी डिज़ायर्स हैं, उसको निगलेक्ट करता है और रियलिटी से भी आगे बढ़कर एक आइडियल पर्सन बनने की कोशिश करता है। ऐसा आइडियल पर्सन जो सोशली तौर पर तमाम सोसाइटी के लॉज को जानता है, उसको फॉलो करता है, चाहे उसे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि रात का टाइम है, आप किसी इशारे से गुज़र रहे हैं, ठीक है, और वहाँ स्ट्रीट लाइट्स के साथ साथ आपके इशारे भी ऑन हैं, ठीक है, और आपको रेड इशारा है क्रॉस के ऊपर, तो वो क्या करेगा, जो सुपर ईगो में पर्सनैलिटी में शख्स है वो वहाँ रुक जाएगा, इवन वहाँ अगर कोई ट्रैफिक नहीं भी है तो, ठीक है ना, तो वो वहाँ रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जो उसकी सोसाइटी के, उसके सिटी के जो कानून हैं उसको फॉलो करना उसके लिए ज़रूरी है, उसकी सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है। तो ये रियलिस्टिक प्रिंसिपल से भी आगे जाके एक आइडियल पर्सनैलिटी की तरह काम करता है। द सुपर ईगो इज़ प्रेजेंट इन द कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। जो सुपर ईगो है वो कॉन्शियस में, प्री कॉन्शियस में और अनकॉन्शियस के अंदर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये डेवलप होता जाता है और हमें नज़र आता है। एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जिससे आप सुपर ईगो को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ लेंगे। अ मैन रियलाइजेज दैट द कैशियर एट द स्टोर फॉरगॉट to charge him for one of the items he had in his cart. He returns to the store to pay for the item because his internalized sense of right and wrong urge him to do so। इसका क्या मतलब है कि आप शॉपिंग करने जाएं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी और कैशियर ने कोई सी एक चीज़ के आपसे पैसे नहीं लिए, वो लेना भूल गया, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है तो आपकी अंदर जो इंटरनलाइज सेंस है, ठीक है, वो आपको अगर इस चीज़ पर जोर देती है कि आप इस चीज़ को बग़ैर पैसों के इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप वापस जाते हैं, उसकी वो पेमेंट करते हैं, तो आपके अंदर सेटिस्फेक्शन पैदा होती है। तो समझ जाएं
कि आप किस स्टेज के अंदर हैं, पर्सनालिटी की सुपर ईगो की स्टेज के अंदर हैं। तो आपने देखा कि कैसे फ्रॉइड की जो ये पर्सनालिटी के एलिमेंट्स हैं जो न्यू बॉर्न बेबी से स्टार्ट होते हैं और एक परफेक्ट पर्सनालिटी की तरफ चले जाते हैं। अगर इसे बच्चों को प्रॉपरली ट्रेन किया जाए तो इस पर्सनालिटी एलिमेंट्स को देखते हुए बच्चा एक आइडियल सिटीज़न बन सकता है जो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोग्रेस के कंट्री की प्रोग्रेस के अंदर वो अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सके। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मैं अपने मोटो के साथ एंड करता हूँ, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर and press the bell icon. My best wishes with all of you.